हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, ये हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो चैप्टर है, इसका वीडियो नंबर 3 है। ये थर्ड वीडियो हम बना रहे हैं। इससे पहले वीडियो फर्स्ट और सेकंड में हमने इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, अगर फर्स्ट वीडियो में बात करें तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने चर्चा किया। फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, कैसे हम पता करेंगे कि कोई रिएक्शन वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है। इन सारे एक्टिविटीज़ के माध्यम से उसको पढ़े थे। साथ ही साथ आपको हम इन चारों बातों को, ये चारों पॉइंट जो है, इन चारों पॉइंट को हम यहाँ पर डिस्क्राइब किए थे कि कहीं केमिकल रिएक्शन होगा तो हमको कैसे पता चलेगा। या तो उसके स्टेट में चेंज होगा, या कलर में चेंज होगा, या कोई गैस रिलीज होगा, और साथ ही साथ टेम्परेचर भी या तो इवॉल्व हो सकता है, टेम्परेचर निकल सकता है, या टेम्परेचर एब्जॉर्ब हो सकता है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की बात हम किए थे वीडियो नंबर फर्स्ट में। बेसिक सारा कंसेप्ट हम बता दिए थे। उसका सेकेंड वीडियो में हम केमिकल इक्वेशंस का चर्चा किए थे। केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, हाँ, उसको हम वर्ड फॉर्म में लिखते हैं, फिर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। वर्ड इक्वेशन वगैरह के बारे में बताए थे। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों का हम यहाँ पर चर्चा किए थे अपने सेकंड वीडियो में। बैलेंसिंग को लेकर हम अच्छे से आपको बताए थे। ऑलराइट, बैलेंसिंग का जो सारा पॉइंट है आप इसमें देखिएगा। बैलेंसिंग का स्टेप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इवन सिक्स्थ के बाद सेवन्थ में जो सिंबल वगैरह है कि कब हम सॉलिड लिखते हैं, कब लिक्विड लिखते हैं, कब गैस लिखते हैं, एक्वस हम शब्द कब लिखते हैं, इन सारे चीज़ों की चर्चा हम अपने प्रीवियस वीडियोज़ में कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके पहले उनको देखिए, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए आपको वो सारा बेसिक्स पहले पता होना चाहिए, तब जाके हम यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस जो है अब यहाँ पर स्टार्ट होगा। ठीक है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लास्ट वीडियो में कर दिए थे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट का भी लिंक है और वीडियो का भी लिंक है। आप दोनों वीडियो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में और अच्छे से। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि इस चैप्टर का कोर यही है। केमिकल रिएक्शंस हम यहाँ पर देखेंगे कितने प्रकार का केमिकल रिएक्शंस होता है। तो उससे पहले जो भी बेसिक्स वगैरह था हमने पढ़ लिए। अब इस चैप्टर का जो कोर है, इसमें हम कई सारे रिएक्शंस देखेंगे। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, फिर देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन है, रेडॉक्स है। इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और मुश्किल से एक वीडियो ये और एक और वीडियो आएगा, इस दोनों वीडियो में हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। ऑलराइट, तो 4 वीडियो है, छोटा छोटा सब आप आसानी से इसको देख सकते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। एक एक एक्टिविटीज़ को हमने चर्चा किया है, उसको बताया है, आप उसको देख के समझ सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। देखिए, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आपको पढ़ के बता दी, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनता है। We have learnt in class 9 that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element. आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कि किसी भी एलिमेंट का जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं हो जाता किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। ना ही नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। ना ही जो एटम्स है किसी मिक्सर से डिसअपियर हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है कहीं और अपीयर हो जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फिर एक्चुअली होता क्या है केमिकल रिएक्शन में? एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। केमिकल रिएक्शन क्या है? जो प्रीवियस बॉन्ड है, प्रीवियस बॉन्ड को तोड़ा जाता है और उसी एटम्स के बीच में कुछ नए बॉन्ड्स बनाए जाते हैं। आप बॉन्ड्स के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़िएगा। जैसे मेटल नॉन मेटल में है आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये जो आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़िएगा। थोड़ा थोड़ा आपको जानकारी क्लास 9th में भी बताया गया होगा। ठीक है। तो यही होता है केमिकल रिएक्शन में। जैसे अगर पानी है, H2O है, इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम कराते हैं तो बनता है H2+O2। यहाँ देखिए, यहाँ जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड था, अब क्या हो गया, जैसे इसको हम हीट किए हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस किए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पास किए हैं, एनर्जी दिए हैं। अब बॉन्ड किसके बीच में बन गया है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अलग अलग बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन अपना बॉन्ड बना लिया और ऑक्सीजन अपना बॉन्ड बना लिया है। तो ये क्या है? पहले हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और फिर हम नया बॉन्ड हम बनाते हैं। इसी को कहते हैं हम केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में यही होता है। ना ही कोई एलिमेंट या ना ही कोई एटम डिसअपियर होता है, ना ही कहीं और जगह अपीयर होता है। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है उसी में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? शब्दों से ही पता चल रहा है कि कंबाइन हो रहा होगा। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर कोई सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसको हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। एक्टिविटी के माध्यम से समझाया है कि टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? इसी को लाइम भी कहते हैं। लाइम मतलब चूना, या इसी को क्विक लाइम भी कहते हैं। इसी नाम से क्वेश्चन आता है दोस्तों। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसका फॉर्मूला क्या है? CaO।
कैल्शियम ऑक्साइड ये होता है, इसका दूसरा नाम होता है लाइम या इसी को क्विक लाइम भी कहते हैं। कह रहा है कि कुछ अमाउंट आप कैल्शियम ऑक्साइड का लीजिए, मतलब लाइम का लीजिए किसी बीकर में, यहाँ बीकर दिखाया हुआ है, देखिए इस बीकर में क्या क्या है, ये जो टुकड़ा आपको दिख रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का है। स्लोली ऐड वाटर टू दिस, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाइए। टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3, फिर क्या कीजिए, जिस प्रकार से यहाँ पर बीकर को टच कर रहा है यहाँ पर, उस प्रकार से अभी बीकर को टच करके देखिए। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, क्या आपको टेम्परेचर में किसी प्रकार का बदलाव दिख रहा है, परिवर्तन दिख रहा है? तो बिल्कुल है, ऑब्जर्व है कि आपको दिखेगा ही। आपने भी घर में कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, चूना होता है, घर का कभी पुताई हुआ होगा, चूना अगर करवाए होंगे घर का, ऑलराइट, तो देखे होंगे कि जब चूना को जो भी हैं जो पेंटर आते हैं चूना को जो पानी में घोलते हैं या चूना में जब पानी ऐड करते हैं ना, देखिएगा वहाँ से हिसिंग साउंड से मतलब साउंड प्रोड्यूस होता है, साथ ही साथ हल्का हल्का हीट भी बाहर रिलीज होता है, कुछ ना कुछ स्टीम के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में बाहर निकलते रहता है। वो क्या है, स्टीम है, वाटर वेपर होता है, इतना सारा एनॉर्मस अमाउंट में हीट रिलीज होता है कि वो जो पानी है वेपराइज हो जाता है, वेपर स्टेट में पानी निकलते रहता है और थोड़ा साउंड भी प्रोड्यूस होता है। तो ये अपने आप में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? चूना पानी के साथ रिएक्शन करता है, चूना पानी बनाता है, जिसको हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं, ठीक है, वही रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड जो है पानी के साथ, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है पानी के साथ बहुत जल्दी ही रिएक्शन करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस। अपने अपनी एक बेस है जिसको हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं, ऐसी को लाइम वाटर भी कहते हैं। याद रखिएगा, नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके कॉमन नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ हीट भी रिलीज हो रहा है, चूंकि हीट रिलीज हो रहा है तो अपने आप में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। ठीक, सबका देखिए यहाँ पर फिजिकल स्टेट सबका लिख दिया है। कैल्शियम ऑक्साइड चूना किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में ही होता है। पानी हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है वो पानी के साथ सॉल्यूशन के फॉर्म में, तो एक्वा सॉल्यूशन बनता है और हीट रिलीज होता है। ये रिएक्शन है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन, क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी जो है आपस में कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाया है, स्लेक्ड लाइम, और बनाया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फाउंड, वैसा रिएक्शन जिसमें जहाँ एक सिंगल प्रोडक्ट बनता होगा दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट के रिएक्शन करने से, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। सिंपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब चीज़ों का कंबाइन होना, रिएक्टेंट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना, तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखिए डू यू नो में अच्छा पॉइंट दिया हुआ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, जो है बोर्ड है यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। ये सॉल्यूशन हम स्लेक्ड लाइम, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है इसी को स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। इसका यूज़ हम करते हैं वाइट वॉशिंग करने में, मतलब घर की पुताई वगैरह करने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे आप घर का पुताई करवाते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, साथ साथ पानी बनता है। देखिए इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा हम बताते हैं। ये क्या है, बेस है। हाइड्रोक्साइड जहाँ भी आ जाए, क्लास 7 में आप पढ़े होंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट में, हाइड्रोक्साइड जहाँ भी आ जाए वो क्या होता है, बेस होता है हमारा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन नॉन मेटल है। नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, क्लास 8 में पढ़े होंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ये क्या होता है, एक प्रकार से एसिड होता है। तो एसिड बेस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। वहाँ सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या एक प्रकार का सॉल्ट है और वाटर बना है, तो सिंपल रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो शाइनी अपीयरेंस होता है, बहुत ज़्यादा चमकता है, बहुत ही ज़्यादा व्हाइट कलर का चमकता है, मिल्की व्हाइट कलर का चमकता है, और घर में जैसे हम पेंट कराते हैं तो घर चमकने लगता है। उसके पीछे कारण क्या है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट, यही कैल्शियम कार्बोनेट दोस्तों मार्बल, जो घरों में मार्बल हम यूज़ करते हैं, या जो जिससे अपना ताजमहल बना हुआ है, या जो चौक होता है, लाइमस्टोन होता है, उस सब का जो कॉमन नेम होता है वो क्या केमिकल फॉर्मूला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वाइट वॉशिंग में इसका हम यूज़ करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, वो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और चमकने लगता है। यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फार्मूला फॉर द मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। जो मार्बल होता है उसका भी केमिकल फार्मूला CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, और घर में जो हम पुताई कर रहे हैं वो भी अल्टीमेटली कैल्शियम कार्बोनेट ही बन जाता है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जहाँ चीज़ें कंबाइन हो रहा होगा। देखिए कार्बन, एक प्रकार से कार्बन, कोयला मान लीजिए, बर्निंग ऑफ कोल, कोयला क्या है, बिल्कुल कार्बन ही है, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम जला रहे हैं, ठीक है, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया है, सिंगल प्रोडक्ट को क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी मिलता है, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, ये क्या बनाता है, पानी मिलता है, तो दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहा है, अपने आप में क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सो सिंपल। In simple language, we can say that when two or more substances
एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बार बार यही बात बोल रहे हैं कि साधारण भाषाओं में हमेशा कह सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए एक्टिविटी 1.4 में जो हम देखे थे कैल्शियम ऑक्साइड वाला, वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रहा था। दिस मेक द रिएक्शन मिक्सर वार्म। इससे क्या होगा कि हमारा रिएक्शन का जो मिक्सर है थोड़ा गर्म हो जाता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एनसीईआरटी क्या करता है ना, एक ही रिएक्शन के अंदर 2-3 रिएक्शन पढ़ा देता है और चीज़ें ठीक भी है, थोड़ा शॉर्ट कर देता है और ब्रीफिंग कर देता है, अच्छी बात है। यही चीज़ अगर आप कोई साइड बुक आपके पास भारती वन हो, एस शांत हो, एस के किसी का भी बुक हो, वो लोग क्या करता है, अब एक्सोथर्मिक को अलग से लिख देगा, अलग से हेडिंग देके एक्सोथर्मिक लिखेगा और उसके अंदर यही एग्जाम्पल चिपका देता है। अरे भाई एक ही रिएक्शन में जब दोनों चीज़ हो रहा है तो बस आप हल्का उसके बारे में चर्चा कर दीजिए जैसा एनसीईआरटी करता है। तो इसलिए तो एनसीईआरटी ना मुश्किल से 5 से 6 पेज में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, वहाँ तो 5 से 6 पेज में तो उसका तो इंट्रोडक्शन ही हो रहा होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें को क्या करती है, बस लेंदी कर देती है, एक एक चीज़ को इलेबोरेट कर देती है। एनसीईआरटी ऐसा करने की नहीं करती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी फॉर्म हो, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कुछ और रिएक्शन देखते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। देखिए बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस होता है हमारा मेनली क्या होता है, मीथेन होता है। नेचुरल गैस जो होता है हमारा उसके अंदर मेनली क्या होता है, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। अक्सर जो है वायवा वगैरह में पूछ लिया जाता है, बहुत सिंपल है। तो जब हम मीथेन को बर्न कर रहे हैं, जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और H2O बनेगा। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए जब हम मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और कोयला को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहे हैं यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी बनता है। लेकिन मीथेन को जब हम जला रहे हैं तो पानी भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पानी नहीं बन रहा है, कोयला को जलाने पर पानी नहीं बन रहा है। उसके पीछे लॉजिक क्या है, तो देखिए ध्यान से देखिए, जो मीथेन है ना, मीथेन में हाइड्रोजन भी है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, जो एक्सेस एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसके साथ कंबाइन करके पानी बना लेता है। लेकिन कोयला के अंदर तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, इसलिए यहाँ पर पानी नहीं बनता है। तो कभी कभार कन्फ्यूजन होने लगता है, कहाँ पानी बन रहा है तो कहाँ नहीं पानी बन रहा है। तो जहाँ हाइड्रोजन वहाँ पानी बनेगा, जहाँ हाइड्रोजन नहीं वहाँ पानी नहीं बनेगा, सिंपल। अब हम आगे देख रहे हैं, डू यू नो डैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो रेस्पिरेशन हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है, क्या वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? बिल्कुल है। देखिए वी ऑल नो डैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हम लोग को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की नीड पड़ती है, इसलिए हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, फिर उसको फूड को हम डाइजेस्ट करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेज में। जैसे हम आलू खाते हैं, चावल खाते हैं या ब्रेड वगैरह खाते हैं, सबके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनाता है, अल्टीमेटली ग्लूकोज बनाता है, और ये ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन, इसी पूरे प्रोसेस को, इसी पूरे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड का मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और एनर्जी का रिलीज होना हम रेस्पिरेशन कहलाता है। पूरा प्रोसेस देखिए, जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ठीक, ऑक्सीजन पानी के मतलब डिजोल्व फॉर्म में रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू मूव कर रहा है ना, ब्लड में जो मेनली प्लाज्मा है वो क्या वाटर ही है, तो इसलिए एक्वस लिखा गया है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक्वस फॉर्म में होता है क्योंकि डिजोल्व फॉर्म में होता है ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर। साथ ही साथ H2O रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होता है ATP के फॉर्म में, और फिर इस ATP के फॉर्म में हम एनर्जी का हम यूज़ कर लेते हैं अलग अलग, जो हम अपना जो भी काम करना होता है, आइदर हमको जैसे बोलना हो रहा है, आपको लिखना हो रहा है, खेलना है, पढ़ना है, इन सब चीज़ों में जो एनर्जी की नीड पड़ती है कहीं ना कहीं हमको रेस्पिरेशन से ही मिलता है। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, तो ये क्या अपने आप में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपने गौर भी किया होगा, कभी आप दोपहर में खाना खाने के बाद अगर आप झपकी ले लेते हैं, सो जाते हैं, तो अब थोड़ा हो सकता है क्या कि स्टमक जो है थोड़ा गर्म फील होता है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ ही जाता है। या गर्मियों का समय है, अभी तक तो गर्म पंखा वैसे नहीं चला रहे थे, कुछ 10 दिन पहले की बात करें, लेकिन अब खाना खाने के बाद देखिएगा आपको गर्मी लगने लगता है। क्यों? ऑब्वियसली होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस वहाँ तेज हो जाता है, हमारे बॉडी के अंदर हीट रिलीज होता है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इसलिए हमको पंखा चलाना पड़ता है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इन कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए वेजिटेबल कंपोस्ट, जब वेजिटेबल का जो मैटर, जो सब्जी का छिलका हो सकता है, प्याज वगैरह का छिलका है, केला का छिलका है, किसी भी चीज़ का जो जो सड़ने वाला है, डिकम्पोज होने वाला है, वो भी जब डिकम्पोज होता है ना, तो वो भी अपने आप में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन कभी दे देता है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज गिवन आउट थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। 1.1 एक्टिविटी में क्या था कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा था और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी अपने आप में क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और साथ ही साथ एनर्स अमाउंट ऑफ वाइट डैजलिंग फ्लेम निकल रहा था,
जो लाइट निकल रहा था वो एनर्जी भी निकल रहा था। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, सिंपल। अब है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो चीज़ें आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रही थी। और डिकम्पोजिशन में सिंगल प्रोडक्ट क्या पर दो या दो से ज़्यादा सिंगल जो एलिमेंट है, सिंगल जो रिएक्टेंट है हमारा, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन आपस में क्या है, कह सकते हैं कि अपोजिट है। एक मिनट हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं ए प्लस बी मिलके क्या बना रहा है, ए बी। ये क्या हो गया, कंबाइन कर गया है, तो ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ क्या होगा, डिकम्पोजिशन में ए बी टूट जाएगा ए प्लस बी में, ए बी जो है टूट जाएगा ए प्लस बी में। तो बताइए डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन आपस में अपोजिट है कि नहीं है, रिवर्स है कि नहीं है। तो कभी कभार क्वेश्चन भी पूछ देता है कि इज डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन इज रिवर्स रिएक्शन और अपोजिट रिएक्शन। तो बेशक बिल्कुल आप एग्जाम्पल देकर उसको समझा सकते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखिए, पहला है कि हमको एक्टिविटी से ही समझा रहा। एनसीईआरटी हर चीज़ को एक्टिविटी से समझाती है कि आप फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लीजिए। फेरस सल्फेट का आपका केमिकल फॉर्मूला आप लिखा जा सकता है। फेरस मतलब क्या, आयरन +2 में है, सल्फेट क्या होता है -2 में होता है, तो FeSO4 एक बॉइलिंग ट्यूब में लीजिए। फेरस सल्फेट का कलर आपको थोड़ा फेरस सल्फेट जो होता है ना ग्रीन कलर का होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और जैसे बॉइलिंग ट्यूब को आप यहाँ पर बर्नर के प्रेजेंस में बॉयल करेंगे तो आपको देखिएगा कुछ ना कुछ वहाँ से गैस निकल रहा होता है। इस रिएक्शन को यहाँ पर नीचे समझाया हुआ है अच्छे तरीके से, हम बता देते हैं आपको। देखिए फेरस सल्फेट हमारा FeSO4, इसको जैसे हम हीट करते हैं ना तो फेरिक ऑक्साइड बनता है Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनता है। यहाँ पर इस एक्टिविटी से, इस डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या क्या प्रिकॉशन हमको बरतना चाहिए जब हम इस रिएक्शन को कर रहे होते हैं। देखिए जब हम इस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर जब फेरस सल्फेट लिए हैं आप उसको गर्म कर रहे हैं ना, सबसे पहली बात इस टेस्ट ट्यूब को अपने हाथ से ना पकड़िए, किसी पिलास या टोंग इसको कहते हैं, टोंग की हेल्प से इसको पकड़िए। साथ ही साथ ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए आपके फायदे के लिए है। इसमें लिखा हुआ है कि डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। ये बॉइलिंग ट्यूब का जो माउथ है, टेस्ट ट्यूब का जो माउथ है, इसको ना ही अपने पड़ोसी या ना ही अपने तरफ, जब भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, इसको जब आप देख रहे होते हैं ना, तो जब आप हीट कर रहे होते हैं तो यहाँ से गैस निकलता है। उस गैस को ना ही अपने तरफ ना ही अपने पड़ोसी, अपने दोस्त की तरफ नहीं कर देना है, क्योंकि पॉइजनस गैस निकल रहा होता है, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसको मतलब अपने सारे मित्रों को, आप अपने खुद भी थोड़ा पीछे रहिए और गैस को आगे से निकलने दीजिए। हाँ, हल्का गैस का मतलब थोड़ा स्मेल लेना है कि किस टाइप का स्मेल है इसका। तो देखिए इसको हाथ के हेल्प से क्या कीजिए, नहीं जब कभी गर्मियों के समय में देखिएगा हवा नहीं चल रहा होता तो हाथ से आप अपने एक प्रकार से पंखा करते हैं, तो वैसे हल्का हवा में पंखा कीजिएगा। इसको कहते हैं वेप्टिंग गैस जेंटली टुवर्ड्स नोज। गैस को हल्का अपने तरफ, हाथ से हल्का अपने नाक की तरफ ले जाइएगा तो आपको स्मेल आने लगेगा गैस का। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस का वो स्मेल आता है। पॉइजनस अच्छा स्मेल नहीं रहता है, इसलिए ज़्यादा सूंघने से भी कुछ नहीं होगा, मतलब आप और बेहोशी हो जाइएगा। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन है तारोताज़ा फील होगा, वो नहीं। तो हमको ध्यान रखना है कि फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर टूट जाता है। उसी सारी बातों को यहाँ पर लिखा गया है। फेरस ऑक्साइड इज सॉलिड वाले SO2 और SO3 आर गैसेज। ठीक, इस चीज़ के बारे में हम बात नहीं करेंगे, ये सब अच्छे से हम बता दिए हैं। आप इसको पढ़ के कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा। देखिए फिर है कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको भी हम डिकम्पोज कर सकते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं ना, मार्बल को जब हीट कीजिएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के अंदर ब्रेक हो जाता है। तो चूंकि एक सिंगल रिएक्टेंट हमारा दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, इसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखिए यहाँ पर दिया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कुछ दूसरा एग्जाम्पल कि लेड नाइट्रेट को एक बॉइलिंग ट्यूब के अंदर लीजिए। इसके अंदर क्या है, लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस। फॉर्मूला आपको लिखना आना चाहिए, क्लास 9th में अच्छे से बताया गया है। PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट होता है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब विथ ए पेयर ऑफ टोंग। यहाँ भी बॉइलिंग ट्यूब को एक पिलास के हेल्प से उसको पकड़ लीजिए, उसको बॉयल कीजिए और थोड़ा माउथ को, टेस्ट ट्यूब का माउथ को ना ही अपने तरफ ना अपने दोस्तों की तरफ नहीं लेना है, वे भी आप अपना हाथ से वेप्टिंग कर सकते हैं, अपनी तरफ थोड़ा स्मेल को ला सकते हैं। आपको क्या दिखेगा, चेंज दिखेगा। देखिए ये रिएक्शन दिखाया गया है और इस बार 2024 में बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। यही रिएक्शन दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, बीच में इसको गैप कर दिया और ये दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिया कि बताइए ये जो गैस बनता है वो क्या है, NO2 है कि N2O5 है कि NO होता है कि N2O होता है। तो ऑब्वियसली बात है NO2 बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। कोई भी मेटल का नाइट्रेट जब हम उसको हीट करते हैं ना तो मेटल का ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। तो लेड नाइट्रेट है तो लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगा। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ना दोस्तों ये ब्राउन कलर का गैस होता है। ब्राउन फ्यूम्स मतलब एक प्रकार से गैस, ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स के जैसे निकलता है। यहाँ लेड नाइट्रेट दिया है। एग्जाम्पलर का जब क्वेश्चन बनाएगा वहाँ दिया है कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस।
सिंपल। कॉपर नाइट्रेट भी है, क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगा जब इसको हम हीट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे तो। सिंगल रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है जो क्या है अपने आप में डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। वेरी इजी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ये भी डिकम्पोजिशन का एक प्रकार है। देखिए डिकम्पोजिशन के हम सारे टाइप्स को थोड़ा 1 मिनट बता रहे हैं। डिकम्पोजिशन 3 प्रकार का होता है, ठीक है। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, TD का मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब डिकम्पोजिशन थ्रू हीट, जब हीट एनर्जी देकर हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसका जो 2-3 एग्जाम्पल देखे थे, फेरस सल्फेट को जब हम तोड़ रहे थे हीट देके, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देके आप कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में तोड़े हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। लेड नाइट्रेट को जब हीट देके आप तोड़ रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। मतलब जब भी किसी चीज़ को हम हीट के हेल्प से, हीट एनर्जी के हेल्प से तोड़ते हैं उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी हम इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस आया है, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से किसी चीज़ को तोड़ते हैं उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, सिंपल। और तीसरा होता है फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, PD फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ क्या होता है, फोटो मतलब लाइट होता है, लाइट के हेल्प से किसी चीज़ को तोड़ना, लाइट मतलब सनलाइट के हेल्प से किसी चीज़ को हम जब ब्रेक करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस कहते हैं। एज सिंपल एज इट्स साउंड, जितना सुनने में लगता है ना उतना ही ये सिंपल भी है, ठीक है। आप इसको कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। 1 से 2 बार NCERT पढ़िए, हमारा वीडियो देखिए, फिर देखिए चीज़ें आपके मतलब अपने आप जो है डाइजेस्ट होते जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हम इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं। ये भी एक डिकम्पोजिशन का एक टाइप है। सबसे पहले इसके सारे सेटअप को जानना होगा, ये एक्टिविटी के माध्यम से बताया है तो सेटअप को हम थोड़ा जान लेते हैं। क्या क्या, एक मग लिया है, एक बैटरी लिया हुआ है, 6 वोल्ट का बैटरी है। आप अपने घरों में भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जो शॉर्ट्स वीडियो है इसके रिलेटेड हम वो भी डाल देंगे, क्योंकि इस पर हम वीडियो डालें। आप हमारे शॉर्ट्स में जाइएगा ना, चैनल के शॉर्ट्स में, तो लेटेस्ट अभी वही पहला दूसरा वीडियो मिल जाएगा, हमने इसको किया है, देख लीजिएगा। क्या करते हैं इस बैटरी से ना, देखिए ग्रेफाइट का 2 टर्मिनल कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव वाले को एनोड कहते हैं, ऑलराइट। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का उसको एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं, सिंपल, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रोड जोड़ दिए हैं, ग्रेफाइट का 2 इलेक्ट्रोड जोड़ दिए, अपने घरों में भी कर सकते हैं, 2 पेंसिल जोड़ दीजिए। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो मग बताया है इस मग के अंदर एक टेस्ट ट्यूब ले लिया है, यहाँ भी एक टेस्ट ट्यूब, इधर भी एक टेस्ट ट्यूब ले लिया है, ऑलराइट। उसका क्या किया है, जैसे यहाँ से स्विच हम ऑन करते हैं दोस्तों, और पानी ले लिया है, पानी तो सिंपल है, पानी लेना पड़ेगा, साथ साथ इसके अंदर कोई एसिड ले लिया है, मान लिया है HCl ले लिए है। एसिड या NaCl, एसिड लेंगे या कोई सॉल्ट लेंगे, इसका क्या हेल्प है यहाँ पर, देखिए आप जानते होंगे कि पानी जो होता है ना, अगर प्योर वाटर की बात करें तो वो इंसुलेटर होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसलिए उसको और बेहतर गुड कंडक्टर बनाने के लिए, या इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से जनरेट हो, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से डेवलप हो, इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पर बेहतर ढंग से मूव कर पाए, फ्लो कर पाए, इलेक्ट्रॉन्स चल पाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, HCl मिलाते हैं। कोई एसिड मिला दीजिए, कोई बेस मिला दीजिए, या कोई सॉल्ट मिला दीजिए, जो आसानी से पानी के अंदर आयनाइज हो जाए, आयंस के अंदर ब्रेक हो जाए। जैसे आप HCl मिलाइएगा ना मित्रों, तो ये H प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। और H प्लस और Cl माइनस क्या है, ये ऑब्वियसली बात आयंस है। आयंस क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को ट्रांसफर करता है, कैरी करके ले जाता है, तो करंट डेवलप होगा प्लस से माइनस की तरफ, ठीक है। इसलिए हम कोई यहाँ पर सॉल्ट लेते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, जो हमारा एनोड था ये पॉजिटिव टर्मिनल था, कैथोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल था, इसके अंदर पानी रखा हुआ है। पानी क्या होगा, जैसे करंट इसमें स्विच ऑन कीजिएगा पानी टूटना स्टार्ट हो जाएगा, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। और पानी क्या होता है दोस्तों, H2O होता है। H2O टूटेगा किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो यहाँ से इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट हो गया। लेकिन क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है कि बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस किस टेस्ट ट्यूब पे आएगा, कौन एनोड पे आएगा, किसका बबल्स एनोड पे आएगा, किसका बबल्स कैथोड पे आएगा। तो देखिए हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन पे चार्ज होता है प्लस, तो प्लस वाला किसके पास जाएगा, माइनस के पास जाएगा। तो प्लस वाला जाएगा माइनस के पास, मतलब हाइड्रोजन गैस जो है आपको कैथोड की तरफ दिखेगा। कैथोड पे जो बबल्स दिखेगा, ये जो बबल्स है ये किसका होगा, हाइड्रोजन का बबल्स होगा। और ऑक्सीजन पे चार्ज होता है माइनस, माइनस वाला किसके पास जाएगा, प्लस के पास जाएगा। प्लस कौन होता है, एनोड। तो ये जो एनोड टर्मिनल है यहाँ पर ऑक्सीजन गैस का बबल्स दिखेगा। जब आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा भी ना तो देखिएगा कि एक इलेक्ट्रोड पे, पेंसिल के एक लीड पे, हमारा वीडियो भी देख सकते हैं, पेंसिल के एक लीड पे ज़्यादा बबल्स निकलता है, दूसरे लीड पे कम बबल्स निकलता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो इसके पीछे लॉजिक है, इस रिएक्शन का ही एक लॉजिक है। देखिए जब हम H2O को ब्रेक करते हैं, पानी को ब्रेक कर रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर टूटता है,
ठीक है, इसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, देखिए इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन, ये तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर एक ही ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड में, तो ऑक्सीजन को भी तो डबल करना पड़ेगा ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इस इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन तो अब हमारा 4 हो गया, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, हाइड्रोजन भी हमारा इधर भी 4 हो गया। अब 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन, ये हमारा बैलेंस हो गया। अब देखिए 2 मोल, अगर 2 मोल हम पानी लेते हैं तो 2 मोल हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और 1 मोल हमारा ऑक्सीजन गैस रिलीज होगा। इसी को वॉल्यूम के टर्म में कह सकते हैं। अगर 2 ml या तो 2 लीटर अगर हम पानी लेते हैं तो 2 लीटर हाइड्रोजन बनेगा, 1 ही लीटर ऑक्सीजन का बबल्स निकलेगा। ठीक है, बताइए किसका बबल्स ज़्यादा निकल रहा है? 2 लीटर कौन निकल रहा है? हाइड्रोजन। इसलिए हाइड्रोजन जिस भी पे ही होगा, हाइड्रोजन प्लस वाला होता है, माइनस पे जाएगा कैथोड पे दिखिएगा ज़्यादा बबल्स निकलता होगा। ठीक है, ये भी 2 क्वेश्चन बनता है यहाँ से। एक तो पहले बताइए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैथोड एनोड पे किस कैथोड पे कौन सा गैस रिलीज होगा और एनोड पे कौन सा गैस रिलीज होगा, मतलब किसका बबल्स दिखेगा। साथ ही साथ वॉल्यूम हाइड्रोजन का डबल्स क्यों होता है, तो आप बैलेंस करके बता दीजिए कि रिएक्शन के कारण जब हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के दुगुना के कंपेरिजन में दुगुना रिलीज होता है, इसलिए हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम आपको ज़्यादा दिखेगा। इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट। तो फोटोलाइसिस हम देख लिए, थर्मल डिकम्पोजिशन देख लिए जिसको थर्मोलाइसिस कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस देख लिए। अब हम देखेंगे फोटोलाइसिस। देखिए ये तीसरा एक्टिविटी 1.8 में बताया है थर्मोलाइसिस। यह है फोटोलाइसिस, मतलब लाइट के हेल्प से हम किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं। यहाँ करा कि सिल्वर क्लोराइड लीजिए, एक चाइना डिश के अंदर एक बर्तन ले लीजिए, उसके अंदर सिल्वर क्लोराइड लीजिए, ये व्हाइट कलर का एक पाउडर होता है। ठीक है, और व्हाट इज दिस कलर, तो व्हाइट कलर। आप यहाँ लिख लीजिएगा AgCl, यहाँ जो है इसका कलर व्हाइट होता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कभी भी। सनलाइट में इसको छोड़ दीजिए, कुछ देर के बाद देखिएगा कि सिल्वर क्लोराइड जो है Ag और Cl में टूट जाएगा। मतलब जैसे सनलाइट में रखिएगा तो कुछ देर बाद जैसे इसको एनर्जी मिल जाएगा तो क्लोरीन का गैस यहाँ निकलने लगता है, येलो कलर का गैस यहाँ से रिलीज होने लगेगा। येलो कलर का गैस रिलीज होगा, इसका तो कोई ना कोई ऑब्वियसली बात है केमिकल रिएक्शन हुआ होगा तभी तो गैस रिलीज हो रहा है ना। और साथ ही साथ सिल्वर क्लोराइड जो हमारा था टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। ये जो है सिल्वर ऑब्वियसली बात है किस कलर का होता है सिल्वर, तो हमारा ग्रे कलर का होता है। एक तो ग्रे कलर हो जाएगा, व्हाइट कलर आपका ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा और क्लोरीन यहाँ से जो है गैस के फॉर्म में बाहर निकलने लगेगा। तो सनलाइट के हेल्प से टूट रहा है, इसी को हम फोटोलाइसिस कहते हैं। सिमिलर AgBr का भी कर सकते हैं। AgBr भी व्हाइट कलर का होता है, यहाँ भी सिल्वर और ब्रोमीन बनेगा। ब्रोमीन क्या होता है हमारा रेडिश ब्राउन कलर का गैस होता है, ये गैस बाहर निकलने की तरफ निकलने लगेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फोटोलाइसिस हो चुका है। देखिए इसका एप्लीकेशन पूछता है क्वेश्चन कभी कभी, दीज अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो पहले ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी होता था ना, उसमें AgCl और AgBr का यूज़ किया जाता था। ठीक है, और इसीलिए इसको मतलब प्रिवेंट के लिए, इसका रिएक्शन ना हो, इसको हम क्या करते हैं डार्क बोतल के अंदर कंटेन करके रखते हैं। AgCl AgBr सनलाइट में जैसे इसको ले जाएंगे रिएक्शन हो जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं डार्क कलर का अगर बोतल है, मतलब अंधेरा कमरा में रखते हैं, कह सकते हैं कि डार्क कलर के बोतल में इसको हम रखते हैं जहाँ पर सनलाइट वगैरह अच्छे से ना पहुँच पाए। We have seen that decomposition reactions require energy either in the form of heat, light or electricity। अभी हमने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हीट की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, या तो हीट के फॉर्म में दीजिए, लाइट के फॉर्म में दीजिए या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दीजिए। ठीक है, इसलिए ये सब रिएक्शन क्या हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर NCERT इनको भी निपटा दिया है, और एक्सोथर्मिक के अंदर कॉम्बिनेशन को निपटा दिया और एंडोथर्मिक के अंदर डिकम्पोजिशन को निपटा दिया। तो NCERT का तो यही महारत है, इसमें चीज़ों को वो ज़्यादा एक्सप्लेन एलाबोरेट नहीं करता है, ना कि बच्चा फिर पगला जाएगा कि इतना सारा पढ़ना है। एक और एक्टिविटी देखिए, टेक 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब, एड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आप लिख सकते हैं BaOH का होल टॉइस, ये होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड, प्लस एड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है NH4Cl ले लिए। इसको जैसे रिएक्शन कराइएगा ना तो ऑब्वियसली बात है कि देखिए बेरियम है, इधर क्लोरीन है, तो बेरियम BaCl2 बन जाएगा, BaCl2 प्लस क्या बन जाएगा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया बन जाता है। ये अपने आप में एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन याद रखना पड़ेगा आपको, क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ऑलराइट, फिर है इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट वॉशिंग वाला हम पढ़ चुके हैं कि किसी सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जो हम पानी मिलाते हैं उसी सॉल्यूशन को तो हम यूज़ करते हैं व्हाइट वॉशिंग में। नेम द सब्सटेंस X, कैल्शियम ऑक्साइड है, फॉर्मूला CaO। राइट द रिएक्शन में ये रिएक्शन लिख दीजिएगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है वो लिखिएगा, प्लस हीट बनता है। ठीक है, वाइज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब, एक्टिविटी 1.7 डबल। जो एक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइसिस वाला देखे थे, हाइड्रोजन का मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से डबल क्यों है, तो जब हम रिएक्शन का बैलेंस कीजिएगा तो आसानी से उसको हम दिखाया जा सकता है।
अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे और उसी में हम रेडॉक्स रिएक्शन को भी देख लेंगे, साथ ही साथ कोरोजन और एनसीडीटी को भी देख लेंगे। मुश्किल से कम टॉपिक बचा हुआ है, आसानी से इसको एक वीडियो में किया जा सकता है। ऑल राइट, तो यहाँ तक देख के बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप पहला दूसरा ये तीसरा वीडियो भी देख लीजिए और हम इलेक्ट्रोलाइसिस का भी लिंक लगा देंगे, आप उसको देख सकते हैं। आप अपने घरों में भी कर सकते हैं, बस बैटरी की हेल्प से कीजिएगा, ज़्यादा सेफ रहेगा। डायरेक्ट वो जो बिजली वाले प्लग में मत लगा दीजिएगा। पहले हम आपको डिस्क्लेमर दे देते हैं कि बिजली वाले प्लग में मत लगेगा, बैटरी होगा 6 वोल्ट का उसी में कीजिएगा। ऐसा नहीं कि इन्वर्टर के बैटरी होगा उसमें जाके लगा दिए, ये सब नहीं करना है। ऑल राइट, खैर बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।